आई एम डॉक्टर शिराज असलम एंड यू आर वाचिंग स्कॉलरशिप प्लेनेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि स्कॉलरशिप फाइंड करते वक्त किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए, किस पैरामीटर की ज़्यादा वर्थ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ताकि बंदा उन पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखते हुए स्कॉलरशिप सर्चिंग का जो प्रोसेस है बंदा उसको जारी रखे। क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अक्सर औकात अंदाज़ा नहीं होता कि किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, किन किन पैरामीटर्स का ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड आफ्टर योर स्टडीज़ क्या इम्पेक्ट होगा। तो इसलिए आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त कंट्री की सिलेक्शन। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो तमाम स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेट्स से वो सिंगल हैं तो उनको किस कंट्री में जाना चाहिए, अगर वो मैरिड हैं तो किस कंट्री में जाना चाहिए, अगर आपके चिल्ड्रन भी हैं, मतलब पूरी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, तो इस सूरत में किन कंट्रीज़ की तरफ आपको अप्लाई करना चाहिए और कहाँ की स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो लेट्स से if you're going to find any scholarship for your master studies or your PhD studies, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास सबसे जो बड़ा ऑप्शन, बिग ऑप्शन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि अगर आप यूएस या कनाडा के किसी प्रोफेसर को ईमेल लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस और कनाडा में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास आइट्स होना चाहिए अच्छे बैंड्स के साथ, मतलब 7, 7.5, 8 के साथ आपके पास आइट्स होना चाहिए। और दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट यूएस कनाडा में होती है वो है जीआरई, तो आपके पास जीआरई भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं या आप ये दो चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास इतना इनफ टाइम है, देन यू मस्ट गो फॉर यूएस और कनाडा। आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रोफेसर्स को भी टच करना चाहिए और आपको यूनिवर्सिटीज़ को भी टच करना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज़ें नहीं हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6 महीने, 8 महीने या 1 साल इन्वेस्ट करके ये दो चीज़ें कर सकें, तो देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड नॉट गो टू यूएस और कनाडा, कि आपको वहाँ पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रोफेसर को टच भी नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, आप किसी प्रोफेसर को जब टच करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट बताता है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो उनमें से दो जो मेन रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती हैं वो यही है, और या तो वो आपके पास नहीं है या आप कर नहीं सकते, तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, किसी प्रोफेसर का टाइम भी वेस्ट मत करें। तो सेकंड नंबर पे जो बड़ी जगह आ जाती हैं वो यूके है या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ गए। ठीक है जी, तो अगेन इन दोनों जगहों पे हमें जीआरई तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें आइट्स चाहिए, चाहे हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या चाहे हम पीएचडी के लिए जा रहे हैं। तो अगेन आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि अगर आपके पास आइट्स है या आइट्स करने का टाइम है, देन आप प्रोफेसर्स को टच करें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाकर अप्लाई करें, प्रोसेस करें अगर आपके पास आइट्स है। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है मेरे नज़दीक, क्योंकि आइट्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बंदा आसानी से कर लेता है। 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की टाइम दे दें, आप तैयारी कर लें, तो आप इजीली जो है आइट्स क्लियर कर सकते हैं और इजीली आप इन कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं। तो स्पेशली यूके जो है ये बड़ी बिग मार्केट है, तो आप इजीली आप स्कॉलरशिप कैच कर सकते हैं। तो इसके लिए बस ये होता है कि आपके मार्क्स अच्छे हों, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड हो, आपकी कोई 1-2 पब्लिकेशन हो, तो आप इजीली यूके की जो फंडिंग है वो कैच कर सकते हैं। तो इनके बाद जो तीसरे नंबर की मार्केट है, तीसरे नंबर की प्लेस है वो है जी होल यूरोप, कंप्लीट यूरोप है जी। तो यहाँ की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ को आइट्स नहीं चाहिए होता, तो यहाँ पे सिंपल जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है कि जो आपने जो अपनी प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश के इन्वायरमेंट में की है, वहाँ पे जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है। तो आपके सिर्फ वही लेटर आपको लेना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कि जो हमारी प्रीवियस डिग्री है वो हमने इंग्लिश में की है, तो आपको आइट्स नहीं चाहिए होता। तो ये एक सबसे आसान मार्केट है मेरे नज़दीक। ठीक है ना, तो आप इजीली यूरोप में किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी यूनिवर्सिटी को टच कर सकते हैं।
और मेरे नज़दीक जो ईयू है सबसे बेस्ट प्लेस है। स्पेशली आप आफ्टर एजुकेशन जो सेटलमेंट के चांसेस हैं वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा होते हैं। अक्सर कंट्रीज़ में यहाँ पे आपको 5 साल बाद सिटीज़नशिप के लिए चले जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में 7 ईयर्स के बाद और कुछ में 10 ईयर्स के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ऐसे कंट्री की तरफ मूव करें जहाँ पे आप की सेटलमेंट भी हो जाए आफ्टर योर एजुकेशन। सिचुएशन इन पाकिस्तान नॉट राइट नाउ, दिस इज़ वेरी बैड नाउ डेज। तो ज़ाहिर बात है हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो बाहर सेटल हो जाए, किसी अच्छे कंट्री में सेटल हो जाए। तो इसलिए स्कॉलरशिप ढूंढते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो कि आप पीएचडी या मास्टर्स की स्कॉलरशिप लेके चले जाएं, चाइना में बैठ जाएं जहाँ पे कोई सेटलमेंट के चांसेस ही नहीं है, या फिर किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस ना हों या फिर मुश्किल हों। और कुछ कंट्रीज़ की ये भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो स्टूडेंट वीज़े पे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर कंसीडर करें। तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जैसे ही आप डिग्री ख़त्म करें तो आपके सेटलमेंट के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। लाइक यहाँ पे आप यूरोप में आ जाते हैं तो इटली में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, स्पेन में चले जाएं या फिर पुर्तगाल में चले जाएं, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है। तो आपकी इजीली सेटलमेंट हो जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो इसलिए इन कंट्रीज़ को कंसीडर करना चाहिए। तो वो इसके बाद जो ईयू के बाद जो लास्ट मार्केट है वो चाइना हो गया या मलाइशिया हो गया। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप होती है, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वहाँ पे जो फंडिंग है वो बड़ी लिमिटेड होती है। लेट से आपको इतनी फंडिंग मिलती है कि आप बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर पाते हैं। लेट से आप चाइना चले जाते हैं तो चाइना में मेरा ख्याल में आपको 3,000 से 3,500 युआन पर मंथ मिलते हैं, जिसमें से आप 1,500 से 2,000 या 2,500 युआन भी आपका महीने का खर्चा हो जाता है। तो आप बड़ी मुश्किल से आपके पास 1,500 या 2,000, 1,500, 1,000 युआन बच जाता है, जो कि इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है, यानी कि कोई सेविंग को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके बरक्स अगर आप यूरोप में आते हैं तो इवन यूएस में भी तो आपको 2,000, 2,200, 2,500 यूरो या यूएसडी मिल जाता है, जिसमें से आप 1,000-1,200 तक खर्चा कर जाते हैं। आप सीधा सीधा 1,000-1,200 यूरो जो है सेव कर लेते हैं। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसलिए मतलब आज की वीडियो या इस टॉपिक से मतलब जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप यूरोप को ज़्यादा टच करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बगैर टाइम वेस्ट किए आप इजीली इन हो सकते हैं और आपके सेटलमेंट के चांसेस भी ठीक मतलब अच्छे खासे हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियली भी आपको जो फंडिंग है, स्कॉलरशिप है, वो इनफ मिल जाती हैं, जिससे आप मतलब अपने रोज़मर्रा के अखराजात करके कुछ ना कुछ सेव भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन, वो यूरोप में और यूएस में और चाइना में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट यूएस की एजुकेशन के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप यूएस में एजुकेशन करें और उसके साथ आप यूरोप के किसी छोटे कंट्री से कर लें, रोमानिया से कर लें या साइप्रस से कर लें, बल्गारिया से कर लें या इवन किसी बड़े कंट्री से भी कर लें, तो स्टिल यूएस के साथ आपका कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यू में भी आप अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। तो आपको बड़ी रियल टाइम इंडस्ट्री के साथ आप टच होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो चाइना में भी ठीक है, लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा मैंने केसेस सुने हैं। तो अक्सर प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, मतलब डिग्री टाइम पे नहीं होने देते। तो ये इस तरह के मसाइल मैंने चाइना में सुने हैं। तो ईयू में मैंने कभी ऐसा मसला अभी तक तो नहीं सुना। तो बहरहाल यहाँ पे चीज़ें स्मूथ हैं और आप पीएचडी टाइमली भी कर लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो 2.5 से 3 साल के अंदर इजीली आप अपनी पीएचडी ईयू में फ़िनिश कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पीएचडी को तकरीबन 3.25 साल में फ़िनिश की है। तो इसके बरक्स मेरे दोस्त यूएस में हैं, 5-5 साल हो गए पीएचडी फिनिश नहीं हुई, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो वहाँ पे नॉर्मल है। तो ये हर बंदे का खैर अपने मतलब वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली पीएचडी कर लें और आप पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस की तरफ चले जाएं, इंस्टेड आप 6-7 साल पीएचडी में इन्वेस्ट करें। तो ये मैंने कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं अपने जो 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है।
तो मैं कोई पिछले 5 सालों से यूएई में रह रहा हूँ। तो मेरे लिंक में लोग यूएस से भी हैं, चाइना से भी हैं और डिफरेंट यूके कंट्रीज से भी हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। तो उन सब की बिहाफ पे उन सब के जो मतलब आउटकम है, वो सैलरीज हो गई, वो रिसर्च इन्वायरमेंट हो गया, वो टाइम ड्यूरेशन हो गया, तो उसकी बिहाफ पे तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, आप ईयू को ज़्यादा टारगेट करें। यहाँ पे फंडिंग लेना भी आसान है, सर्वाइव करना भी आसान है और आपकी पीएचडी भी टाइम पे हो जाती है और आपकी सेविंग भी ठीक ठाक हो जाती है कि आप अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं और सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इवन खैर यूएस में भी सेटलमेंट के चांसेस तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा है और वहाँ पे एंट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए तो मैं ये इधर ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तो इसके अलावा तो आपके पास अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री से रेलिवेंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट करें, प्रोफेसर को ईमेल कैसे करें, मोटिवेशन लेटर कैसा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से